जोहार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड का क्लास लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उसमें से पहले देखेंगे झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, कुछ भौगोलिक विस्तार देखेंगे। उसके बाद झारखंड का भूगर्भिक संरचना का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, इसका मुगल काल में या अंग्रेज के समय में साहित्यिक उल्लेख क्या है, यह थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम लोग भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार भी देख लेते हैं। देखिए, झारखंड सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी स्थिति है। झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में है, जिसको उत्तर पूर्वी राज्य के क्षेत्र में हम लोग इसकी गिनती की जाती है। और ये अभी वर्तमान समय में सबसे पहले ध्यान रखिएगा 15 नवंबर इसका अस्तित्व कब आया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये झारखंड राज्य बना। इसके पहले अनेक नाम वनांचल के नाम से भी बोला गया कि नाम रखेंगे, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा लास्ट में इसका नाम झारखंड ही पड़ा। तो झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, सबसे पहले ये देखिए। पहले देखिए झारखंड का नाम सबसे पहले ध्यान रखिएगा दो शब्द से मिलकर बना है। पहले झाड़ फिर खंड। झाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि इस क्षेत्र में वन क्षेत्र, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पे घने वन स्थित होने के कारण इसको झाड़ ये रूप में संज्ञा दी गई। और खंड का अर्थ होता है भूभाग। खंड का अर्थ क्या होता है, भूभाग। और झाड़ का वन क्षेत्र, झाड़ के क्या बोलते हैं हम लोग, वन क्षेत्र। इस प्रकार हम लोग वैसे भूभाग जो वनों से ढका हो उसको हम लोग क्या नाम दिए, झारखंड। और अभी वर्तमान समय में भी ये क्षेत्र साल महुआ, बांस, खैर, विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आवृत क्षेत्र है। जो वर्तमान समय में साल का तो देखते ही है, साल यहाँ पे हर जगह जाइए, झारखंड के कोई भी क्षेत्र में आपको हर जगह नजर आ जाएगा साल का पेड़, महुआ का पेड़, बांस, खैर, जामुन, नीम, करंज, ये सब हर जगह मिल जाएगा आप लोग को। और इसकी आवृत्ति होने के कारण, इसका बहुत ज्यादा सघन होने के कारण, इस क्षेत्र को ज्यादा वन क्षेत्र होने के कारण वन भूभाग को झारखंड के नाम से जाना गया। रह गया साहित्यिक उल्लेख, तो साहित्यिक उल्लेख में भी इसका अत्यधिक सघन गण वन यहाँ पे होने के कारण अंग्रेज के समय या मुगल काल के समय इस क्षेत्र को वन क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है, इसलिए इसका नाम झारखंड नाम पड़ा। और ये ध्यान रखिएगा, टोटल 5 प्रमंडल, कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल। झारखंड में टोटल कितने, 5 प्रमंडल है। अगर जिला देखा जाए तो कितने हैं, 24। और
झारखंड राज्य के निर्माण के समय इसमें कितने जिले थे? तो 18 जिले प्लस 6 नए जिले जोड़े गए। 6 नए जिले जोड़े गए। अनुमंडल अगर देखा जाए तो कितना है? 45। और जिस समय इस झारखंड बना था उस समय 33 अनुमंडल। कितने? 33 अनुमंडल। अभी वर्तमान समय में झारखंड देखा जाए तो ये भारत का 15वां कितना नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सबसे बड़ा राज्य है, 15वां सबसे बड़ा राज्य है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, कितना सबसे बड़ा राज्य है? 15वां। और जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए कितना जनसंख्या के दृष्टि से तो ये 14वां सबसे बड़ा राज्य। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से इसकी जनसंख्या अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ है। लेकिन 2011 का सेंसेक्स में अगर देखते हैं 2011 के जनगणना में तो इसका कितना था? 3,29,88,134 है ना? 3,29,88,134। ये हमेशा आप लोग का पूछा ही जाएगा। अगर लिंगानुपात के दृष्टि से देखा जाएगा ना तो 17वां नंबर में आता है। और साहब इसमें लिखा हुआ सब एक करके आप लोग को बताएंगे। ये पूरा विस्तार से हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे, एक एक करके आप लोग का ध्यान रखिएगा सिर्फ कि झारखंड जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन जो हम आप लोग का देंगे कंटेंट यहां से आप लोग का बाहर नहीं जाएगा। आज हम लोग बोल रहे हैं सबसे पहले पढ़ेंगे भूगर्भिक संरचना। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग का। भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या हुआ? आप लोग का सारा चीज मिलेगा यहाँ पे, जैसे टोटल 24 जिला, परमंडल, प्रखंड सारा चीज बता दिए हैं आप लोग का। और अभी हम बताएंगे थोड़ा सा हम आप लोग का जिला परिषद 24, नगर निगम 9, ये सब सारा चीज अभी आप लोग का कंटेंट मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। ये अभी थोड़ा सा बता रहे हैं भूगर्भिक संरचना क्या है, मतलब कैसे झारखंड का भूगर्भिक संरचना कैसे विकास हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद हम लोग विस्तार से चलेंगे। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति आज से, ध्यान रखिए इसको मिटाते चलेंगे, बताएंगे उसके बाद। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। अब झारखंड जो है हमारा पृथ्वी पर ही है। झारखंड कहाँ है? पृथ्वी पर ही। और जिस समय
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई संरचना, उस समय झारखंड का भी उत्पत्ति हुई होगी। उसके पहले हम आप लोग को बताए होंगे, ध्यान रखिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग, ये पृथ्वी हमारा क्या है, हम बता रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार नहीं। उसके अनुसार जॉर्ज लेमेंटर महोदय बोले हैं कि 13 पॉइंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग, 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब जब उस समय ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तो ब्रह्मांड के निर्माण के बाद ही ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रहों का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे अनेक भौगोलिक संरचना अर्थात पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी में भी बहुत सारे अनेक घटनाएं घटी, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूहलचल हुए, ये पहाड़ पर्वत का निर्माण हुआ। उसी समय झारखंड का भी पर्वत पठार का निर्माण हुआ होगा, स्वाभाविक है, वो हम लोग चलेंगे। इसमें से सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन युग में आता है आर्कियन का। आर्कियन काल, आर्कियन काल, वो आर्कियन काल जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये प्री कैम्ब्रियन मतलब पूरा जैविक काल के पहले, प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन काल आता है पूरा जैविक काल में, जिसको हम लोग आगे बताएंगे पोस्ट डीसी बांटते हैं पूरा जैविक काल को, तो कैम्ब्रियन काल, उसके पहले प्री कैम्ब्रियन काल में। उस समय पृथ्वी का निर्माण जो हुआ ना, तप्त लावा मतलब गर्म लावा, और उसको ठंडा होने के बाद अनेक भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण। झारखंड के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, झारखंड में भी आर्कियन काल का कितना प्रतिशत क्षेत्र देखा जाता है, वहां आर्कियन काल की मिट्टी लगभग 90%। आर्कियन काल का संबंध जो वहां का जो आर्कियन काल का जो मिट्टी का विस्तार जो है 90% भूभाग पर पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 90%, हमेशा पूछा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आर्कियन काल को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। दूसरा धरवाड़, तो आर्की प्री कैम्ब्रियन, इसको दो भाग में बांटते हैं। तही आर्कियन कर्म के चट्टान से अभी जो पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई उसमें ग्रेनाइट नीस्ट जो आग्नेय चट्टान था उसी का रूपांतरित रूप आर्कियन कर्म का चट्टान के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आर्कियन कर्म के बाद आया धरवाड़ कर्म। क्या आया? धरवाड़ कर्म। आर्कियन कर्म की जो चट्टान था, इस चट्टान को अपर्दन, क्या हुआ? अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप धरवाड़ कर्म का चट्टान आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। ये धरवाड़ कर्म के चट्टान में अभी जितने भी खनिज संसाधन मिलते हैं, धात्विक खनिज, जिसको बोलते हैं हम लोग धात्विक
धात्विक खनिज। अब वही धात्विक खनिज में क्या क्या आ गया? लोयस, तांबा, चांदी, सोना, ये सब मुख्य रूप से पाया जाता है। बॉक्साइट, ये सब किसमें? धारवाड़ कर्म के चट्टान में पाया जाता है। ठीक है। अब धारवाड़ कर्म के बाद आता है कुड़प्पा। जो मतलब अगर बोला जाए कुड़प्पा कर्म का चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता, झारखंड में नहीं पाया जाता। ये मूल रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है। हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कुड़प्पा कर्म के चट्टान के बारे में। ये झारखंड में नहीं पाया जाता है, लिख लीजिए झारखंड में नहीं। झारखंड में नहीं। ठीक है। दक्षिण भारत में पाया जाता है। कुड़प्पा कर्म के चट्टान में एक हमेशा श्रेणी के नाम आता है पापाघानी श्रेणी। ये जो है ना पापाघानी नदी के किनारे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये हम लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए विंध्यन कर्म की चट्टान। ये विंध्यन कर्म के जो चट्टान है ना, मूल रूप से ये उत्तर और पश्चिम भाग में झारखंड के कहां पे बता रहे हैं आप लोग को। ये गढ़वा है यहाँ पे, गढ़वा जो है ना गढ़वा में पाया जाता है। इसमें अगर बोला जाए ना गढ़वा में, तो यहाँ पे चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो है मतलब ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। ये विंध्यन कर्म के चट्टान में। अब ध्यान रखिएगा कि विंध्यन कर्म के समय में ही किस पर्वत का झारखंड में मतलब उत्थान हुआ है, तो आप लोग कमेंट में कर बताइए। ठीक है, 2 मिनट में बोलिए। जो झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ है? तो गिरिडीह में। कहाँ है? गिरिडीह में पारसनाथ है। वो सबसे ऊंची श्रेणी है भारत का, सॉरी झारखंड का। और ये विंध्यन कर्म का ही मतलब विंध्यन कर्म के समय में ही इसकी उत्थान हुआ है। उसके बाद विंध्यन कर्म के बाद आता है हमारा ध्यान रखिएगा विंध्यन कर्म के बाद आता है गोंडवाना। ध्यान रखिएगा गोंडवाना जो है ना क्षेत्र,
ये इस समय दो महत्वपूर्ण घटना हुआ था। पहला घटना क्या हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूरा जैविक काल के समय हम लोग अगर क्रम से याद करते हैं तो किस काल में, तो जिस तरह से कोश डीसीपी ट्रिक है मेरा, COSDCP, सी से कैम्ब्रियन हो गया, ओ से ओडिसियन ऑर्डोविशियन हो गया, ए से सिल्यूरिन हो गया, डी से डोवेलियन हो गया और सी से कार्बोनिफेरस हो गया। कार्बोनिफेरस। और यही कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि इस क्षेत्र में, जैसे हम लोग का गोंडवाना कर्व के चट्टान में कोयले की मात्रा, बलुआ पत्थर की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। कोयला, बलुआ पत्थर ये पूरा ज्यादा पाया जाता है। और उस समय क्या हुआ कि इस समय अत्यधिक तापमान प्लस वर्षा, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जंगल अधिक बने, जंगल अधिक बने। और जब जंगल अधिक बना तो इसी दरमियान में क्या हुआ, भू हलचल हुआ। भू हलचल हुआ। अब भू हलचल होने के बाद क्या होता है कि जो जंगल थे वो जंगल दब गए। अब जंगल दब गए, अब दब जाने के कारण करोड़ों वर्ष के उपरांत आज हमें किसकी प्राप्ति हो रही है, वही गोंडवाना कर्म के चट्टान में कोयले। तो वही गोंडवाना कर्म के काल में यहाँ पे झारखंड में मुख्य रूप से पहला दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसमें क्या हुआ, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में अभी देखते हैं कोयला की प्रधानता है। जैसे झरिया, धनबाद, धनबाद में ही है, बोकारो, गिरिडीह, ये सब क्षेत्र आता है किसमें, दामोदर, रामगढ़, लिख लीजिएगा सर आप लोग को, ये सब आ जाएगा राम, ये हो जाएगा हमारा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। उसके बाद जो क्षेत्र और आप लोग पढ़ते होंगे, उत्तरी कर्णपुरा, जिसमें बड़का गांव और नंदगांव। दक्षिणी कर्णपुरा, इसमें बोकारो का क्षेत्र जो है गोमिया,
चंद्रपुरा के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें दो महत्वपूर्ण घटना हम क्या क्या बताए हैं गोंडवाना कर्म के समय। एक, पृथ्वी का जो भाग जो अंतिम रूप से टूटा था, ठीक है, उसमें गोंडवाना कर्म के चट्टान में क्या हुआ, गोंडवाना अलग अलग भाग में भी जान रहे हैं फैल गया है। ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और ये इसमें गोंडवाना कर्म के चट्टान में क्या क्या मिलता है, कोयला, बलुआ पत्थर, ये मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सिलसिलावार ढंग से जो हम आप लोग के लिए बना दिए हैं पीपीटी, वो हम आप लोग का समझाने के कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है टर्सरी काल, तृतीय युग। उसमें पृथ्वी का हिमालय का उत्थान हुआ, और वही हिमालय के उत्थान के समय हमारे झारखंड में भी कुछ उत्थान देखा गया। झारखंड में उत्थान हुआ, तीन उत्थान देखते हैं, मायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में और प्लीस्टोसीन काल में, तृतीय काल में। ये हम लोग उसके बाद आ जाता है चतुर्थ काल, जो उसके बाद अंतिम रूप से हमारा झारखंड का स्थिति है वो दिखाई देता है, ठीक। देखिए हम लोग थोड़ा सा जो बनाए हैं आप लोग के लिए वो आप लोग देख लीजिए। झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, तो झारखंड नाम जो है दो खंडों में से मिलकर बना है, झाड़ प्लस खंड, जो हम आप लोग को बताया। झाड़ का अर्थ जंगल या वन होता है, और खंड का अर्थ होता है भाग या क्षेत्र या भाग, ठीक है। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वन जंगलों का प्रदेश या वनों का प्रवेश क्षेत्र भी के नाम पर मुख्य कारण यह है, मतलब पड़ा, और इसी कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड का क्षेत्र हम बोले आप लोग को कि वनों से ढका था होने के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड का वन क्षेत्र वनों से ढका होने के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। जैसे साल, सखुआ, बांस, केंदू जैसे पेड़ यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को पुराने समय से लोग झारखंड कहते आए। और प्राचीन साहित्य में हम आप लोग को बोले अंग्रेजों के अभिलेख और मुगल कालीन दस्तावेजों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जो भारत के पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, संसाधनों, खनिज संसाधनों, घने जंगलों और आदिवासी संस्कृति और पर्वतीय भूआकृति के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसका 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर ये झारखंड राज्य बना। कितना बिहार से कितना प्रतिशत अलग हुआ था, ध्यान रखिए, हमेशा पूछता है कितना क्षेत्र, 46% भाग काट करके झारखंड बना। कितना प्रतिशत, 46%। देखिए है ना, हरा भरा है पूरा झारखंड है। आप लोग को नहीं दिखता वो इसलिए हम फिर से छाप दिए, ठीक है। हरा भरा होने के कारण, यहाँ जंगल झाड़ की उपलब्धता होने के कारण इसको झारखंड से झारखंड हो गया। भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, जिस तरीका से
एक ग्लोब छाप देते हैं। जीरो डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा। भारत कहाँ है? तो यहां पर है ना, ध्यान रखिए भारत की स्थिति यही ना है। अब इसी संदर्भ में देखिए भारत यहाँ, इसी संदर्भ में झारखंड भी यहाँ पर है। कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, भारत का स्थिति कलों पर अगर देखा जाए भारत का मानचित्र को, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। इसी तरह से झारखंड का भी स्थिति भारत में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। जो है ना, देखिए झारखंड के बीच से भी यहाँ पे मकर रेखा गुजरती है, तो सॉरी कर्क रेखा। टोटल भारत के 8 राज्य से इसी प्रकार झारखंड के 5 जिले से, 5 जिले से कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है, हमेशा पूछा जाता है। और इसी प्रकार देखिए भारत में झारखंड जो है ना, ये लैंड लॉक अर्थात स्थलबद्ध राज्य है। मतलब जिस तरह से मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस प्रकार झारखंड भी हमारा स्थलबद्ध राज्य है, लैंड लॉक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। स्थलबद्ध का मतलब हो गया, लैंड लॉक का मतलब कि राज्य का कोई भी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच नहीं करता, और समुद्र ना के समुद्र से भी टच करता है। जिस तरह से हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उस तरह से हमारा झारखंड है। ये हम आप लोग का थोड़ा सा कोशिश किए समझाने का। देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड उत्तर में, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। झारखंड राज्य विषुवत रेखा के सापेक्ष कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, जो आप लोग को बताएं, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। झारखंड प्रदेश में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना का क्षेत्र और छोटा नागपुर का क्षेत्र को झारखंड के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद और प्रमंडल अगर हम लोग देखते हैं तो कोल्हान हो गया, पलामू हो गया, मेदिनीनगर जिसका मुख्यालय है, ये हमारे 5 प्रमंडल है। इसमें आप लोग उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र और संथाल परगना का क्षेत्र वन क्षेत्र सम्मिलित है।
छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण, देखिए ऐसे रफ्ती बना रहे हैं, ऐसे आएगा। ये देखिएगा कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी किलोमीटर है, लंबाई है 380, और पूरब से पश्चिम कितना है तो 463, ऐसे देखा जाता है 400। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.42% है। जिस प्रकार से भारत भी विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% रखता है अपना योगदान, उसी प्रकार से झारखंड का 2.42% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, जो हम आप लोग को बताएं, और इसके बाद जनसंख्या 3,29,88,134 व्यक्ति है, जो 2011 को जनगणना के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। अभी वर्तमान में लगभग 4 करोड़ पार कर गया। ठीक है, 14वां स्थान है आप लोग का 14 जनसंख्या के दृष्टि से। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ध्यान रखिएगा, बताते हैं आप लोग। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये हो गया आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, और ये हो गया छत्तीसगढ़। ये हो गया यूपी, ये हो गया उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, बिहार। टोटल बिहार का 10 जिला से टच होता है, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला से टच होता है। झारखंड का 10 जिला, बिहार 10 जिला, पश्चिम बंगाल। इसका क्रमिक हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। देखिए झारखंड एक स्थलबद्ध लैंडलॉक अर्थात भू-अवस्थित राज्य है। पीपीटी इसलिए बना के दे रहा है ना, क्योंकि ये आप लोग के पास रहेगा, क्योंकि एक बार आदमी सुन लेने के बाद दिमाग में नहीं रह पाता है, इसलिए इसके बाद एक बार आप सिर्फ सरसराई निगाह से देख लीजिएगा तो आप लोग का तुरंत दिमाग में आ जाएगा। अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करता है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा है, उसी प्रकार से हमारा झारखंड भी है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, उसी प्रकार झारखंड के मध्य से गुजरती है। तो झारखंड के कितना जिला से 5 जिला से गुजरती है। लातेहार के नेतरहाट, लोहरदगा के किस्को, गुमला, रांची के कांके और मांझी, रामगढ़ के बोला। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है तो चतुर्भुजाकार। कैसी है तो चतुर्भुजाकार। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ काल के नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। जो हम आप लोग को बताएं कि झारखंड में जो मृदा का विकास हुआ है वो आर्कियन काल के ग्रेनाइट मृदा से लेकर के वर्तमान समय के मृदा तक विस्तार पाया जाता है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। कमेंट कीजिएगा इसकी ऊंचाई आप लोग, ठीक है। झारखंड छोटा नागपुर पठार सबसे, देखिए छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है पाट क्षेत्र कहलाता है। तथा यह वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है।
पाट क्षेत्र में वन और आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है तथा यहाँ यह वनों एवं आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। झारखंड राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है और झारखंड राज्य ऐसा राज्य है कि दोनों शाखाओं अर्थात अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। जहां बताइएगा झारखंड में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, भारत में कितना सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, ये आप लोग भारत का हम बता रहे हैं लगभग 118 सेंटीमीटर। कितना? 118। झारखंड का आप लोग जरूर बताइएगा। 120 था से 100 कुछ कम करके भी 118, 1719 तक देता है, इतना वर्षा प्राप्त करता है हमारा भारत का औसत वर्षा। झारखंड का आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा प्रशासनिक एवं नगरीय आंकड़े देख लीजिए जो बता चुके हैं आप लोग को। जिला 24, राज्य निर्माण के समय 18, अनुमंडल 45 जो राज्य निर्माण के समय 33 था, प्रखंड 264, प्रमंडल 5, जिला परिषद 24, नगर निगम 9, नगर परिषद 21, नगर पंचायत 20, अधिसूचित क्षेत्र 1, शहरों की संख्या भी वर्तमान समय में 228 है और 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या कितने जिले हैं? 10। उसके बाद राज्य में महानगरों की संख्या कितना है? 3। ये छोटा सा आंकड़ा था, उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसमें हिस्ट्री में आएंगे, पॉलिटिकल में आएंगे, उस समय हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज छोटा सा कोशिश किए आप लोग को बताने का। अरे ध्यान रखिएगा ये हमेशा पूछता है कितनी शहरों की संख्या है तो 228 है, अधिसूचित क्षेत्र कौन सा है, नगर पंचायत कौन सा है, नगर परिषद क्या है, नगर निगम क्या है, नगर निगम की चुनाव कैसे होता है, उसका अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, तो मेयर। जैसे देखिए नगर निगम में क्या होता है? मेयर। नगर परिषद में क्या होता है? मुख्य व्यक्ति जो चुनाव जाता है अध्यक्ष। ये पूरा विस्तृत हम लोग पॉलिटिकल पढ़ेंगे ना, उस समय अध्ययन करेंगे। और शहरों की संख्या कैसे, कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में अगर रहेंगे तो वो नगर कहलाएगा, शहर कहलाएगा। ये हम लोग पूरा मतलब विस्तृत, कितने प्रतिशत जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगे रहेंगे तो नगर कहलाएंगे, वो हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा आंकड़ा आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भौगोलिक संरचना के बारे में, भूगर्भिक संरचना और भौगोलिक संरचना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें छोटा सा करके चल रहे हैं। आप आ जाइए झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जो हम आप लोग के बताएं। झारखंड का भूगर्भिक संरचना भारत की सबसे प्राचीन, कठोर और खनिज समृद्ध संरचनाओं में से एक है। यह क्षेत्र मुख्यतः छोटा नागपुर पठार और राजमहल पहाड़ियों से मिलकर बना है, जो करोड़ों वर्षों में भूगर्भीय परिवर्तन, जलवायु ज्वालामुखी प्रक्रिया और भू उत्थान की प्रक्रिया से विकसित हुआ है। ये हमारा नोट्स था, उसको हम पीपीटी बहुत मेहनत करके टाइप करके बनवाए हैं धीरे धीरे। ये मेरा अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ है, जो भी बनाए हैं पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पूरा, मेरे पास सारा नोट्स मिल जाएगा। और ये टॉपिक वाइज हम लोग इस तरह से चलेंगे ना कि आपको झारखंड का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी सेक्टर हो या आंदोलन हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम खुद जब जब जेपीएससी पीटी बैठे तब तक पीटी पास किए, मेंस दिए, इंटरव्यू एक बार दिए, उसके बाद तो जान रहे हैं झारखंड का क्या स्थिति है। इस बार पीजीटी में क्या हुआ, अगर जो कैंडिडेट पीजीटी वाले होंगे वो एक बार जरूर मेरा चेहरा से पहचान लीजिएगा, हाँ ये व्यक्ति को हम देखे हैं, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। चलिए ठीक है। झारखंड का भूगर्भिक संरचना हम लोग बता रहे हैं कि यह सबसे प्राचीन, कठोर
और खनिज समृद्ध संरचनाओं में से एक है। खनिज समृद्ध संरचना का मतलब यहाँ पे कि यहीं पे आपको लोयस्क मिलेगा, यहीं आपको चूना पत्थर भी मिलेगा, यहीं आपको तांबायस्क भी मिलेगा, तांबा भी मिलेगा, यहीं आपको बॉक्साइट भी मिलेगा। झारखंड खनिज समृद्ध राज्य है, जो धात्विक खनिज के रूप में जानते हैं। और अधात्विक में देखा जाएगा तो कोयला, जो विख्यात है झारखंड भारत के लिए। अब प्राचीन भूगर्भिक आधार हम लोग थोड़ा देखते हैं। आर्कियन कालीन चट्टान है। आर्कियन अथवा पुरातन काल, इसको हमको क्या बोलते हैं, पुराजीवी काल, ठीक है। वो प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है, जो पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग है। पृथ्वी के, देखिए प्री कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन युग से पहले का, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिस समय गर्म अवस्था से ठंडा अवस्था ले रहा था, जो लावा जिस तरह से निकलता है, क्या लावा, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता है, उस समय का बात है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। झारखंड के भूगर्भिक संरचनाओं में भी यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। कितना प्रतिशत? 90% भूभाग पर। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से एक सर्वप्रमुख चट्टान है। आर्थिक दृष्टि से जो आर्कियन कालीन चट्टान है, महत्वपूर्ण चट्टान है। इन चट्टानों में आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित तीनों प्रकार के चट्टानें मौजूद है, तथा छोटा नागपुर पठार की आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें का सतह इसी के चट्टान से निर्मित है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में हो रहा है। झारखंड क्षेत्र में हम बताए थे सबसे पहले आर्कियन कालीन चट्टानों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आप लोग का बताएं कि देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आग का गोला इस अवस्था से इस अवस्था में गई, इस अवस्था से फिर इस अवस्था में, ये हो गया। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हो रहा था, ठीक है। इसे कैसे हमारे ध्यान रखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ। अब आर्कियन क्रम थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। इसका निर्माण पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में हुआ है। आर्कियन क्रम ये गर्म व तरल लावा, जो हम लोग को बताए, गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है, जो जीवाश्म रहित है। इसमें जब इतना गर्म रहेगा तो जीवाश्म रहेगा, जीव संभव ही नहीं है, ये जीवाश्म रहेगा, ये जीवाश्म रहित है। इनमें रूपांतरण के पश्चात ये चट्टानें नीस व शिष्ट में परिवर्तित हो गई, निष्ठ और शिष्ट में परिवर्तित हो गई। अब आ जाइए धारवाड़ क्रम। इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। धारवाड़ क्रम इन चट्टानों का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टान है। भारत का प्रथम रूपांतरित चट्टान ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। भारत में इनका प्रथम अध्ययन जो है प्रोफेसर डी.एन. वाडिया महोदय ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया था। प्रोफेसर डी.एन. वाडिया। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं, ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं। झारखंड में इनका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण
इन्हें कोल्हान कर्म की चट्टान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धारवाड़ कर्म के चट्टान झारखंड में कोल्हान क्षेत्र में विस्तृत है, इसलिए इसको हम लोग कोल्हान कर्म के चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और एक और लोएस्क श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोएस्क की उपलब्धता के कारण इसको लोएस्क की श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। जो गोंडवाना का ये सॉरी धारवाड़ कर्म के चट्टान है उसको, जिसमें लोहे की प्रचुर मात्रा पाया जाता है कोल्हान कर्म में, तो इसलिए इसको हम लोग लोएस्क की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में हुआ है। इन चट्टानों से धातुविक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। इसमें इन चट्टानों में से धातुविक खनिजों की उपलब्धता है, जिसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, सोना, मैग्नीज, चांदी आदि प्रमुख है। अब आ जाइए धारवाड़ कर्म के बाद विंध्य कर्म। विंध्य कर्म, इसका नामकरण हम आप लोग का बता चुके थे कि धारवाड़ कर्म के बाद आया कुड़प्पा कर्म, लेकिन झारखंड में नहीं मिलने के कारण इसको झारखंड में हम लोग बहुत कम मात्रा पर मतलब पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कुड़प्पा कर्म की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती है, बार बार क्वेश्चन आता है। और ये जो कुड़प्पा कर्म की चट्टानें हैं दक्षिण भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। झारखंड में इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी द्रोणी, विशेषकर गढ़वा जिला में पाया जाता है। मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर, सैल पत्थर और चूना पत्थर से युक्त क्षैतिज परतदार चट्टान है। ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी के काल में हुआ है, जो आप लोग को बताएं। ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को देख लीजिए कहां पे पाया जाता है। ये गढ़वा है, विंध्य कर्म कहां पाया जाता है? गढ़वा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इसकी विशेषता किसका? विंध्याचल कर्म की चट्टान का। और ये ध्यान रखिएगा, भारत में विंध्याचल पर्वत विख्यात है। भारत में विंध्याचल पर्वत विख्यात है। जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग जो विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल कर्म की चट्टान था वो हम आप लोग को बता चुके कि कहां पाया जाता है। देखिए इसमें गढ़वा जिला मुख्य रूप से पाया जाता है। सोन नदी द्रोणी, सोन नदी कहां बहता है? वही गढ़वा और पालमोरा क्षेत्र में बहता है, उस क्षेत्र में। ठीक है। अब इसका कुछ सीरीज है, जो भांडेर सीरीज, बिजवारा सीरीज, कैमूर सीरीज, ये हम लोग का नहीं पढ़ना है। झारखंड में जो सीरीज था जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्क की श्रृंखला अर्थात कोल्हान सीरीज, जो धारवाड़ कर्म के था, वो हम लोग आपको बता चुके हैं। अब आ जाइए गोंडवाना कर्म। गोंडवाना कर्म की चट्टानें भारत के महत्वपूर्ण अवसादी चट्टानों का समूह है, जिसका निर्माण पुराजीवी महाकाल पे कार्बोनिफेरस काल में माना जाता है, जो 25 करोड़ से 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ये चट्टान मुख्य रूप से कोयला, बलुआ पत्थर, सैल और कंकड़ पत्थर जैसी अवसादी संरचनाओं से बनी है। झारखंड में गोंडवाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का अधिकांश कोयला गोंडवाना कर्म के चट्टान से ही पाया जाता है। राज्य का अधिकांश कोयला इसी कर्म के चट्टान से पाया जाता है। आप लोग को बता दें कि गोंडवाना कर्म थोड़ा सा आप लोग का यहाँ, ये हम लोग देखें विंध्य कर्म, गोंडवाना कर्म देखिए, ये हमारा
धनबाद, बोकारो, रामगढ़, जो ये नदी निकलती है दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी जो हम आप लोग का बताएं, नदी क्षेत्र में गोंडवाना कर्म की शैल मतलब चट्टान, अवसादी चट्टान जिसको हम लोग कोयला बोलते हैं, जो मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें देखिए झारखंड में गोंडवाना कर्म की चट्टान का वितरण दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। यह झारखंड का सबसे बड़ा गोंडवाना क्षेत्र है। यह भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र भी है, जो मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़। उसके बाद उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र, इसमें छोटे छोटे कोयला के भंडार है, जिसमें मुख्य स्थान रामगढ़ और टणवा है। ठीक है, बड़का गांव बोल सकते हैं। फिर दक्षिणी कर्णपुरा बताए चंद्रपुरा और गोमिया के आसपास को हम लोग, ये सब दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कोयला का महत्वपूर्ण भंडार है, जो गोंडवाना के क्षेत्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कार्बोनिफेरस युग में इसकी कोयला की उत्पत्ति हुई, जो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। आप आ जाइए सिनोजोइक कर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको तृतीय कर्म। क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तृतीय कर्म। जैसे सिनोजोइक का अर्थ है नूतन, क्या है, नूतन जीवन। ठीक है, तृतीय काल का प्रारंभ लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व से जाना गया है। तृतीय काल में दो महान घटनाएं घटी। क्या क्या, एक गोंडवाना महाद्वीप का अंतिम बार टूटा, और उसके बाद 33 महासागर में क्या हुआ कि हिमालय का उत्थान हुआ। थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसमें एक महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और चारों साइड एक महासागर, उसका नाम था पेंथालास। ठीक है, और उसी के बीच में पेंजिया में एक क्या था, तो महासागर था, जिसको हम लोग टेथिस क्या कहते हैं, टेथिस। जैसे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, पूरा आराम से समझिएगा। झारखंड के साथ भारत का कुछ स्थिति, विश्व का कुछ स्थिति आप लोग समझते जाइए। जैसे अभी टेथिस महासागर जो है, उसका विस्तृत रूप अभी अगर कोई देखा जाता है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर यही टेथिस महासागर का विस्तृत रूप है, टेथिस सागर। अब टेथिस सागर क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा आप लोग का समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो वर्ल्ड है, मतलब ग्लोब है, ध्यान रखिएगा। इसमें से हम आप लोग को बताएं कि पेंथालासा जो पेंजिया जो था, दो भागों में टूटा। कौन भागों में, दो भागों में, तो दो भागों में, एक गोंडवाना और लारेशिया। अब यहाँ पे भारत है। अब भारत का जो विस्तृत है, वो गोंडवाना भूभाग का क्षेत्र है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र वो हम लोग पढ़ेंगे, उस समय आप लोग को बताएंगे। थोड़ा सा झारखंड का जो उत्थान हुआ है पाठ क्षेत्र, उसके संदर्भ में थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे क्या है, ये भारत है, यहाँ पे हिमालय,
ये हो गया मेरा गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र, ये ऊपर से हो गया हमारा अब ये क्या किया, गोंडवाना इधर धक्का मारने लगा। यहाँ पे था, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा महादेश थे, इधर से धक्का मारने लगा और इधर से ये धक्का मार रहा है, तो यहाँ पे था 33 महासागर। तो संकुचन के कारण 33 महासागर में हिमालय का निर्माण हुआ। कहां पे? 33 महासागर में हिमालय का निर्माण, क्योंकि इधर से गोंडवाना और इधर से जो यूरेशिया वाला भाग है लारेशिया, वो इधर से दोनों मतलब कि संकुचन करने लगा, तो बीच में हिमालय का निर्माण हुआ, जो आज भी जारी है। इसी समय क्या हुआ, झारखंड में भी उत्थान हुआ, जो उसको 3 काल में बांटते हैं। क्या? पहला मायूसी, हमेशा पूछता है, पहला उत्थान, दूसरा हुआ प्लायोसी, और तीसरा उत्थान हुआ प्लीस्टोसीन। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था, उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में भी भूगर्भिक हलचल हुई। अब भूगर्भिक हलचल हुआ तो क्या हुआ कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है, वो हजारीबाग के पाट क्षेत्र से, हजारीबाग, रांची के क्षेत्र से 1000 फीट ऊपर क्या हुआ, ऊपर। इस समय मायूसिन काल में, जिस समय हिमालय की उत्थान हो रहा था, उस समय मायूसिन काल। दूसरा जब उत्थान हुआ प्लायोसिन काल में, तो इस समय क्या हुआ प्लायोसिन काल में कि इस समय हजारीबाग प्लस रांची का उत्थान हुआ। कितना हुआ? 1000 फीट। तो 1000 फीट हुआ, तो इसी समय में पाट क्षेत्र कितना हो गया, पाट क्षेत्र 2000 फीट हो गया, 2000 फीट हो गया। अब तीसरा जब एथी हुआ, हलचल हुआ हिमालय के उत्थान के समय, उस समय झारखंड में फिर वही घटना हुई। तो इस समय क्या हुआ, प्लीस्टोसीन काल में, फिर हजारीबाग प्लस रांची 2000 फीट, 1000 और 2000 फीट ऊपर उठा। जब ये 2000 फीट ऊपर उठ गया, तो पाट क्षेत्र कितना, 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। क्या हुआ, ऊपर उठ गया। तो इसलिए पाट क्षेत्र का भी सबसे ज्यादा ऊंचा भाग जाता है। अभी मूल रूप से पाट क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 900 से 1100 फीट है। ये हम लोग अभी विस्तार से इसको देख सकते हैं। हम लोग देख रहे थे सिनोजोइक का, देखिए
सिनोजोइक काल में इसका नूतन जीवन का काल बोलते हैं, तृतीय काल हम लोग देख चुके हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण घटना हुआ, गोंडवाना महाद्वीप अंतिम बार टूटा और 33 जो सागर था उसमें हिमालय का निर्माण हुआ। ये हम आप लोग का थोड़ा सा समझा चुके हैं। अब हिमालय उत्थान के दौरान इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? छोटा नागपुर क्षेत्र में भी पड़ा। हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका विवरण देखिए। पहला उत्थान, इसका संबंध मायूसीन काल से है। इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल के दौरान इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ क्षेत्र का उत्थान हुआ। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। कितना? 1000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरा उत्थान हुआ प्लायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में। इस दौरान क्या हुआ? फिर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल हुआ और इस दौरान फिर रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पहाड़ क्षेत्र 2000 फीट ऊपर उठ गया। अब 2000 फीट पहाड़ क्षेत्र ऊपर उठ गया, किसमें? दूसरा उत्थान में। अब तीसरा उत्थान देखिए। इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से। किसका? प्लीस्टोसीन काल से। इस दौरान भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल हुई। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ क्षेत्र लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गए। उपरोक्त तीनों उत्थानों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ। कालांतर में इन नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में धरातलीय स्वरूप में ऊंचाई में क्या हुआ? कमी आई। अब इसलिए अभी पहाड़ क्षेत्र की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, प्राची पठारी भाग का 600 मीटर है और छोटा नागपुर पठार का 300 मीटर से। यह तीसरा उत्थान हम लोग देख चुके हैं, सेनोजोइक का। देखिए लोरेशिया गोंडवाना वाला हम आप लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे कैसे कैसे इधर से ये गया, इधर से ये आया, तो हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा राजमहल ट्रेम तथा दक्कन लावा का पठार। तो हम लोग जान रहे हैं राजमहल ट्रेम का जो निर्माण हुआ है वो लावा से निर्मित, अर्थात लावा का मतलब हो गया ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी क्रिया मुख्य रूप से दो भागों में, दो तरह का होता है। एक होता है ज्वालामुखी क्रिया का दो प्रकार से होता है। एक होता है केंद्रीय उद्वेलन, केंद्रीय उद्भेदन। दूसरा होता है दरारी। दरारी उद्भेदन। ठीक है, पहला केंद्रीय, दूसरा दरारी। देखिए पहला केंद्रीय, दूसरा दरारी। और यही केंद्रीय उद्भेदन का परिणाम स्वरूप है राजमहल ट्रेन। और दक्कन का लावा का पठार देखते हैं वो दरारी उद्भेदन, वो दरारी। राजमहल ट्रेन तथा दक्कन लावा की चट्टानें हम लोग देख रहे हैं। तो राजमहल ट्रेन तथा दक्कन लावा की चट्टानें में दरारी उद्भेदन से ही दक्कन लावा का दक्कन क्षेत्र का निर्माण हुआ है और राजमहल ट्रेन का केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन का मतलब हो गया कि एक अचानक एक केंद्र के माध्यम से यहाँ लावा निकलने लगा। ठीक है, लावा निकलने लगा, इसको हम लोग केंद्रीय उद्भेदन बोलते हैं। और दरारी उद्भेदन का मतलब हो गया कि दरार के माध्यम से, लंबा दरार है उसे
इधर लावा निकल रहा है, इधर लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है। ऐसे ज्वालामुखी हम लोग पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी का 3 ग्रुप और पढ़ते हैं। सुषुप्त मृत ज्वालामुखी जो हमेशा भी, जो वर्तमान में हमेशा उद्भेदन होते रहता है, उसका 3 रूप देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2 रूप देखें। ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं झारखंड, आप लोग को आज दिला देते हैं झारखंड में राजमार्ग ट्रेन और भौगोलिक मतलब कि संरचना जो है कैसे कैसे निर्मित हुआ है, कैसे क्या झारखंड का स्थिति बना है, वो हम थोड़ा सा आप लोग का समझा रहे हैं। देखिए, राजमहल ट्रेन पहाड़ी कहाँ पे है, तो झारखंड के संथाल परगना में स्थित है। अब संथाल परगना तो कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र ये एरिया जो है संथाल परगना क्षेत्र, और ये संथाल परगना क्षेत्र में राजमहल ट्रेन जो है गोड्डा साहेबगंज दुमका एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, साहेबगंज मुख्य रूप से साहेबगंज, इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि काली मिट्टी का विकास कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो बेसाल चट्टान बनती है उसको अपर्दन निक्षेप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राजमहल ट्रेन में काली मिट्टी पाया जाता है, तो यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हुआ होगा, तो यहाँ केंद्रीय उद्भेदन से हुआ है। आप ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये राजमहल ट्रेन का निर्माण कब हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया कब हुई है, तो जुरासिक युग में। कब हुआ है, जुरासिक युग में। ये कहां आप लोग का बताने का कोशिश किए हैं, देख लीजिए संथाल परगना। ठीक है, इसका विस्तार मुख्यतः साहेबगंज पाकुड़ दुमका जिलों में पाया जाता है। मेसोजोइक युग, मेसोजोइक युग, देखिए हम आपको बता रहे थे मेसोजोइक युग को 3 काल में विभाजित किया जाता है। मेसोजोइक पहला टी, फिर जे, फिर टी से त्रियासी, जे से जुरासी और के से क्रिएटेशियस, ये 3 त्रियासिक, जुरासिक और क्रिएटेशियस। तो यही मेसोजोइक युग के कौन सा काल, जुरासिक काल में लावा के बहाव से राजमहल ट्रेन का निर्माण हुआ, जो क्रिटेशियस काल तक चलता रहा, और इस उसके बाद जबकि दरारी लावा के प्रवाह से दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है, दक्कन क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट या बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई कितना है, 900 से 1100 मीटर तक है। देखिए लावा किस तरह से निकल रहा है ना, ये दरारी उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन में एकदम एक ही जगह निकलेगा पूरा। ठीक, नेक्स्ट देखिए जलोढ़, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, ये लास्ट समय का है जब वर्तमान स्वरूप ले चुका है अभी झारखंड। जैसे नवीनतम जलोढ़ निक्षेप वे अवसाद है जो नदियों द्वारा सबसे हाल के समय में जमा किए गए होते हैं, जो नदी अपर्दन करके निक्षेपित करता है। जब कहीं पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ तो हम लोग पढ़े कि नदी की उत्पत्ति हुई, और नदी क्या हुआ, उत्थान को फिर धीरे धीरे समतलीकरण करने का काम किया, और समतलीकरण में जो फिर उसको अपर्दन करके फिर कहीं ना कहीं डिपोजिट करता है परिवहन करके, तो वही नवीन जलोढ़ मृदा वही निक्षेपण का परिणाम स्वरूप होता है। यह अवसाद मुख्य रूप से रेत, बालुई, दोमट, गाद, चिकनी मिट्टी और कंकड़ पत्थर जैसे मिलकर बने होते हैं। झारखंड में राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र में इन नदियों का जलोढ़ निक्षेप से इस संरचना का निर्माण हुआ है। आदि के द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के जो ऊंचे भाग उठ जाते हैं ना, उसके हम लोग मोनेडोनॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनेडोनॉक कहते हैं। देखिए ये क्षेत्र
हो गया सोन नदी के द्वारा बालू ला करके जो जमा किया है। ये क्षेत्र गंगा नदी के द्वारा, इस क्षेत्र में दामोदर नदी के द्वारा, फिर उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, जो नदी द्वारा ला करके बालू मिट्टी को जमा कर देता है, गाद को जमा कर देता है, उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। वही मिट्टी समतलीकरण का भाग होता है और वो हम लोग का अभी वर्तमान स्वरूप में मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी के रूप में जाना जाता है। और हम लोग पढ़े शुरुआती दौर से अभी तक जो नदी के द्वारा जैसे कोई भी उत्थान हुआ तो समतलीकरण का 5 दूत होता है ना, उसमें से भी एक नदी है। नदी भी अपर्दन और निक्षेपण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो झारखंड के स्थल रूप संरचना को प्रदान करने में नदी का महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान स्वरूप ये नदी द्वारा दिया गया है। आज हम लोग थोड़ा सा झारखंड का शुरुआत किए हैं और वो मतलब कि आप लोग उम्मीद है कि समझ के होंगे, और कहीं पे आप लोग का कुछ कंफ्यूजन हो झारखंड में तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। हम लोग शुरू से अंत तक देखें। आर्कियन काल, धारवाड़ का कुड़प्पा, विंध्यान, उसको गोंडवाना, फिर सेनोजोइक जो बताए, तृतीय काल जिसमें मायोसिन, प्लायोसिन, प्लीस्टोसिन, तीनों काल देखें जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का प्रभाव किस पे पड़ा? झारखंड पे पड़ा, और वही झारखंड का स्वरूप पाट क्षेत्र का लिया है जो सबसे ऊंचा है। उसके बाद हम लोग चतुर्थ काल देखें, बीच में गोंडवाना की चट्टान देखें जो औषधि निर्मित चट्टान है, जिसमें कोयला जो झारखंड का महत्वपूर्ण औषधि खनिज है। और धारवाड़ के चट्टान में हम लोग देखें जो कोल्हान श्रृंखला में, उसको लोह श्रृंखला भी कहा जाता है, जो लोहा की मात्रा अधिक होने के कारण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और झारखंड का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।